बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए, इसी उम्मीद के साथ आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। 31 दिसंबर 2018 साल का आखिरी दिन है। बहुत सारी उम्मीदें नए साल के साथ वाबस्ता हैं, बहुत सारी दुआएं नए साल के साथ वाबस्ता हैं और बहुत सारे लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि नए साल वो क्या क्या करने जा रहे हैं। तो दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी तमाम तर उम्मीदें जो हैं, तमाम तर दुआएं जो हैं वो पूरी करे और नया साल आपके लिए मुबारक साल होकर आए, आपके लिए सेहत वाला साल हो, आपकी तमाम तर दुआएं पूरी हों और आपको अल्लाह ताला कामयाबियां अता फरमाए। साथ ही साथ कुछ बात कर लेते हैं, साल 2018 कैसा रहा, कौन कौन से अहम वाक़यात रूनुमा हुए, लेकिन साथ ही साथ सियासी लिहाज से भी हम ज़रूर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। कुछ स्पेशल प्रोग्राम करेंगे, आज बात करेंगे साल 2018 कौन कौन सी चीज़ें अच्छी रहीं अवाम के लिए, कौन कौन सी चीज़ें जो थीं वो अवाम के लिए उस तरह से साबित ना हो सकी जिस तरह से हमारे हुक्मरानों ने वादे किए, दावे किए। आपकी राय भी आज के प्रोग्राम में जानेंगे, कुछ स्पेशल करेंगे, आप टेलीफोन कॉल्स करेंगे और बताएंगे कि साल 2018 कैसा रहा, साल 2019 में आप क्या करने जा रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं आज के प्रोग्राम में हम जो है मुख्तलिफ करेंगे, आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे, आपके सजेशंस भी लेंगे कि हमें आपके लिए क्या नया लेकर आना चाहिए। आज के प्रोग्राम का पहला सेगमेंट शामिल कर लेते हैं, टुडेज वेदर। साउथ भट्ट हमारे साथ मौजूद होंगे। साउथ, बताइएगा मौसम कैसा है और कैसा रहने वाला है? बिल्कुल, मौसम के हवाले से बात करें तो शहर में सर्दी की शिद्दत बरकरार है। ख़ुसूसी तौर पर जो महकमा मौसमियात है उनका कहना है कि आइंदा हफ्ते भी जो सर्दी की शिद्दत है इसी तरह बरकरार रहेगी और जो धुंध है वो भी इसी तरह रहने के इम्कानात मौजूद हैं। ख़ुसूसी तौर पर जो खुले इलाके हैं, जिस तरह मोटरवे का इलाका है, जिस तरह एयरपोर्ट का इलाका है, वहाँ पर धुंध की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा रहेगी, विजिबिलिटी भी काफ़ी मुतासिर होगी, जबकि शहरी इलाके हैं उनमें जो विजिबिलिटी है वो कुछ बेहतर हो सकती है। साथ ही साथ महकमा मौसमियात ने ये भी इम्कानात वाज़े किए हैं कि आइंदा हफ्ते के एंड पर बारिश के वाज़े इम्कानात मौजूद हैं। हफ्ते और इतवार के रोज़ बारिश हो सकती है, जिसकी वजह से शहर लाहौर में जो ये खुश्क सर्दी का दौरानिया है वो इख्तिताम पजीर हो जाएगा। महकमा मौसमियात ने यह भी बताया कि आज हवा में नमी का तनासुब 87% तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये मामलात क्योंकि जो मौसम की तब्दीली का साइकिल है वो काफ़ी हद तक तब्दील हो चुका है, इसी वजह से जो खुश्क सर्दी का दौरानी है ये बढ़ रहा है और बारिशें ना होने की वजह से खुश्क सर्दी से जो मसाइल है वो बढ़ रहे हैं। जो माहिरीन है उनका कहना है कि इस सर्दी में खुसूसी तौर पर नज़ला ज़ुकाम के बड़े मसाइल सामने आते हैं, तो जो बच्चे और बूढ़े हैं उनका खुसूसी तौर पर इस पर ख्याल रखें, बाहर बेवजह निकलने से अवॉइड करें और बच्चों को और बुज़ुर्गों को खुसूसी तौर पर गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करवाएं ताकि वो किसी इन्फेक्शन का या बीमारी का शिकार ना हो। ठीक है साउद, आपका बहुत शुक्रिया। मौसम कैसा रहने वाला है आप हमें बता रहे थे, तो आज हम टॉप स्टोरीज नहीं शामिल करेंगे बल्कि डिस्कस करेंगे कि साल 2018 कैसा रहा, साल 2019 में आप क्या करना चाह रहे हैं। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर मौजूद है कज़ाफी भट्ट साहब, उन्हें शो में वेलकम कहेंगे। वालेकुम अस्सलाम भट्ट साहब, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए कैसे हैं? भट्ट साहब, साल 2018 आपका कैसा रहा? अल्लाह पाक का शुक्र है, बहुत शुक्र है उसकी ज़ात का। बड़ी इज्जत मिली, बड़ी दुआएं मिली और मैं यही तवक्को रखता हूँ कि 2019 जो आएगा वो सब के लिए ऐसा ही आए, अच्छा आए, कामयाबियों वाला आए, सेहत वाला आए और लोगों की मुश्किलात जो हैं वो आसान हो। बहुत अच्छा रहा और मैं आगे तवक्को भी यही रख रहा हूँ। बिल्कुल, हम खुद भी यही उम्मीद करते हैं। जैसा कि साल 2018 में नाज़रीन बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने अच्छे काम भी किए, बहुत सारे लोग जो हैं वो थोड़ा सा परेशान भी होते हैं कि अच्छा अब मैं आगे अपनी ज़िंदगी में जाकर जो है अपने कुछ इरादे मुख्तलिफ करूँगा, कुछ अच्छा करूँगा, कुछ मुस्बत करूँगा। मेरे ख्याल से भट्ट साहब ज़रूरी भी ये है, हम हमेशा अपने लिए जीते हैं, अल्लाह ताला भी हमें ये कहता है कि दूसरों के लिए जीना चाहिए, कुछ नया करना चाहिए, कुछ लोगों की खिदमत करनी चाहिए। और मेरे ख्याल से मैं जो आज आते हुए ये चीज़ सोच रही थी, मैं ये कह रही थी कि
कभी अपने से वक्त निकाल के ना दूसरों के लिए भी वक्त रखना चाहिए। बिल्कुल रखना चाहिए, और असल जिंदगी भी यही है कि आप दूसरों के काम आए। क्योंकि अपने लिए तो हर कोई जी लेता है। हर कोई जीता है। आप दूसरों के लिए काम आएंगे, दूसरों के लिए आसानियां पैदा करेंगे, तो अल्लाह पाक ऑटोमेटिकली जो है वो आपके लिए आसानियां पैदा करता है। और इस वक्त जो ज़माना जा रहा है वो खुद गर्जी का जा रहा है। हर बंदा बिल्कुल, सिर्फ और कुछ बट साहब जिंदगी भी ऐसी अफरा तफरी वाली हो गई है ना कि आप काम कर लिया, यहाँ चले गए, वहाँ चले गए, ना तो आप उस तरह से अपनी फैमिली को टाइम दे पाते हैं, ना तो फिर आप अपने दोस्तों को उस तरह से टाइम दे पाते हैं। तो फिर जो वक्त हम कहते हैं कि हमें दूसरों के लिए निकालना है, कुछ अच्छा करना है, वो तो बात कहीं पीछे रह जाती है। बहुत पीछे रह जाती है, बहुत ही पीछे रह जाती है। मेरा ख्याल है कि अगर हम अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं ना, तो हमें कहीं ज़्यादा दूर जाने के लिए किसी को टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें अपने घर के अंदर ही, अपने रिश्तेदारों के अंदर ही, अपनी गली के अंदर ही ऐसे लोग मिलेंगे कि जिनके हम काम आ सकते हैं, जिनको हम टाइम दे सकते हैं। वहाँ अपनी आप वालदा के पास नहीं बैठते, यानी कि रिस्क के पीछे हम इतना भाग रहे हैं कि हम कहते हैं कि बस जितना ज़्यादा से ज़्यादा कमा लें, बस कमा लें, यानी कि दुनिया में कमा लें, ऊपर आखिरत में मत कमाएं। लेकिन असल चीज़ है आखिरत की कमाई। वहाँ पे ये काम आनी है, वहाँ पे ये काम नहीं आनी है। देखें, वालदा, आप अपनी वालदा को टाइम दें। अगर आपके पास 10 मिनट भी, अगर आप 5 मिनट भी उनको देते हैं, कितनी दुआएं दे के वो आपको घर से रुखसत करती है। अगर आप नहीं भी मिलते तो वो आपके पीछे से, आपके जाते हुए, आप बाहर हैं, अंदर रह जाए, वो आपको दुआएं दे रही होगी। ठीक है, आप बाहर निकलें, आपके मोहल्ले के अंदर कोई ज़ईफ शख्स है, कोई इस तरह की कोई और लोग रहते हैं, आप उनके साथ सलाम लेते हुए निकल जाएं। संडे वाले दिन अगर आपकी छुट्टी है तो अगर 5 मिनट खड़े होके आप उनका हाल अहवाल पूछ लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। वहां से निकल के आप अगर अपने ऑफिस आ रहे हैं तो ऑफिस का जो गार्ड है, आप अपने ऑफिस के गार्ड के पास 2 मिनट रुक जाइए, अच्छे तरीके से सलाम ले लें। यही कर सकते हैं ना आप ज्यादा से ज्यादा। तो इसमें कितनी देर लगती है, यही काम आना है और कुछ भी नहीं। आप ये नहीं कि वो आपसे पैसे मांग रहे हैं या वो आपको कह रहे हैं कि हमारी मदद कर दे, हमारा ये काम करवा दे। नहीं, चले वो ना सही, लेकिन अगर आप सिर्फ रुक के सलाम ले लेते हैं, उसका हाल अहवाल दरियाफ्त कर लेते हैं, तो मेरा ख्याल है कि इससे बड़ी बट साहब यहाँ पर मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी। आज जब मैं ऑफिस आ रही थी तो रास्ते में इब्रारुल हक का एक कलाम है, तूने और दिया देता ही गया, देता ही गया, मुंह मोड़ दिए दरियाओं के, मैंने हवा में उड़ना सीख लिया। आप यकीन माने मैं बिल्कुल किसी और दुनिया में थी और मैं सोच रही थी कि वाकई अल्लाह ताला इंसान को किस मकाम पर ले जाता है। बिल्कुल। तो हम अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करें, जितना शुक्र अदा करें, वो कम है, वो कम है। अगर आप अपनी जिंदगी पर नजर दौड़ाएं तो आप देखें कि अल्लाह पाक जो दे रहा होगा आपको, वो आपकी बसात से ज्यादा दे रहा होगा। देखिए, रिस्क देने का वादा अल्लाह पाक की जात ने किया है, इंसान के हाथ में रिस्क नहीं रखा उन्होंने। अगर उन्होंने रखा होता तो आज हम सब जो है वो बाहर सड़क पर भीख मांग रहे होते। जब वो जात कह रही है कि रिस्क मैं दूंगा, तो फिर बंदा कौन होता है। रिस्क की तरफ ना देखें, आप ये देखें कि अल्लाह ने जो कहा है वो उसके ऊपर आप अमल दरामद करें, आपकी सारी मुश्किलात। बिल्कुल, ये तो अल्लाह ताला का वादा है। खैर, साल 2018 सियासी गहमा गहमी बहुत ज्यादा रही बट साहब, और नून लीग का तो साल इसको बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। एक के बाद एक मुश्किल, एक के बाद एक मुश्किल। तो कैसे देखते हैं आप सियासत के लिहाज से इस साल को? देखें, नून लीग के लिए तो पिछले साल ही मुश्किलात खड़ी हो गई थी, लेकिन उसके अंदर इजाफा जो है वो इस दफ़ा हुआ। हुकूमत गई, मरकज़ की हुकूमत गई, पंजाब की हुकूमत हाथ से गई, फिर जेल की आबी खाना पड़ी। अभी भी बड़े मियाँ साहब जेल के अंदर है, उनकी जो शरीक हयात थी उनकी वफात हुई। यानी कि पे दर पे जो सदमे हैं वो मुस्लिम लीग नून को और उनके कायदीन को जो है वो बर्दाश्त करने पड़े हैं। लेकिन वो कहते हैं कि भट्टी के अंदर ही तब के जो है वो कुंदन बन के निकलता है। शायद उनकी को मुश्किलात कम हो रही हैं। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा ज़बरदस्त ये साल रहा है। मरकज़ में हुकूमत मिली, KPK में मिली, पंजाब में मिल गई है, नए वादे किए हैं, तब्दीली का नारा लगाया हुआ है, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करने की वो कोशिश कर रहे हैं। अच्छे की उम्मीद लेके वो आए हैं और हम भी उनसे अच्छे की उम्मीद रखते हैं, लेकिन लग तो नहीं रहा। अब देखना ये है कि होता है क्या। लेकिन बट साहब, वक्त बहुत है, बहुत कुछ किया जा सकता है। अवाम के वादे जो अवाम से किए गए हैं उन पे पूरा उतरा जा सकता है, डिलीवर किया जा सकता है। मेरे ख्याल बिल्कुल किया जा सकता है और वो कोशिश कर रहे हैं। देखिए,
مجھ سمیت سارے ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں ان کی چیزوں کے اوپر کہ جی آپ نے جو بات کی وہ پورے نہیں ہوتے. کہ ابھی کتنا عرصہ ہوا ان کو 100 دن ہوئے ہیں, 100 دن سے آپ اوپر لگا لیں یعنی کہ 4 ماہ ہوئے ہیں زیادہ سے زیادہ. تو 4 ماہ میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ 20 سال کا یہ سارا کچھ کیا دھرا ہے جس کے اندر کرپشن ہے, چیلنجز ہیں, قرضے ہیں, سارا کچھ ہے. تو میرا خیال میں کچھ ٹائم دینا چاہیے ان کو کہ وہ ٹائم لیں, ٹائم لے کے مقصد 1 سال تک تو لیکن ڈاکٹر صاحب وہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, ٹائم لینا چاہیے, لیکن اس دورانیے میں جو عوام کے اوپر مشکلات آ رہی ہیں نا, میرے خیال سے پھر عوام یہ چیز بھول جاتی ہے کہ تھوڑا ٹائم لگے گا یا پھر لوگ جو ہیں وہ مشکلات میں چلے جاتے ہیں. خیر ہم ڈسکس کر رہے ہیں نون لیگ کے لیے یہ سال جو ہے مشکل رہا, نیب بھی متحرک رہی, نون لیگ کے ارکان کے پیچھے رہی. کچھ لوگوں نے اس پہ تنقید بھی کی کہ نون لیگ کے ارکان کو ہی کیوں, عام لوگ بھی یہ چیزیں ڈسکس کرتے رہے. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں بالکل یہ بات بالکل درست ہے اور اس کے اوپر کئی ٹی وی پروگرامز بھی ہیں, ہم نے بھی یہاں پہ بیٹھ کے ڈسکشن کی کہ نیب نے صرف جو ہے ابھی تک صرف ایک پارٹی کو جو ہے وہ نشانہ بنایا ہوا ہے. نیب ان کے خلاف کیسز, یہ کہنا ہے کہ جی ان کے خلاف کیسز یہ پہلے سے تھے, بھائی اور بھی لوگوں کے خلاف کیسز بہت سے پہلے سے ہیں. حکومت کے اندر شامل جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے خلاف بھی کیسز ہیں, ان کے خلاف کیوں نہیں آپ کارروائی کر رہے؟ یہ ہمیشہ ہر دور میں ہوتا آیا ہے کہ جب بھی کارروائی ہوئی ہے کسی ایک پارٹی کو نشانہ بنا کے ہوئی ہے. اقتدار میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کے خلاف کیسز ہوں یا جو کچھ مرضی ہوں اس وقت ان کو نہیں کہا جاتا, جب اقتدار سے اتارا جاتا ہے پھر آ جاتے. تو یہ تنقید نیب کے اوپر جو ہے وہ کسی حد تک بالکل درست ہے کہ آپ نے صرف نون لیگ کو نشانہ بنایا. بھائی جن کے کیسز ہیں آپ ان کو بھی سامنے لے کے آئے, ان کے کیسز بھی, وہ حکومت میں بیٹھے تو کیا ہوا بھائی, حکومت کے پاس متبادل لوگ ہیں نا, تو کیا ہوگا اگر ان کے کیسز آپ اوپن کر دیں گے, ان کے خلاف کارروائی کریں گے تو کچھ نہیں. لیکن جو آپ سسٹم بنانے جا رہے ہیں پھر اس کے اوپر تنقید کوئی نہیں کرے گا. 2018 کے اندر یہی کچھ ہوا ہے کہ آپ نے یک طرفہ کارروائی کی, وہ ادارہ کہ جو اب ایک سسٹم کی طرف جا رہا ہے وہ نشانہ بن گیا. آپ جب سب کو لیں گے تو پھر ادارہ بھی نشانہ نہیں بنے گا اور سسٹم بھی بنے گا. بٹ صاحب عوامی فلاح کے منصوبے ہم نے دیکھا بہت سارے شروع کیے گئے لیکن وہ پائے تکمیل کو نہ پہنچ سکے, اور وہ جو عوام سے وعدے کیے گئے تھے وہ تو نہ نون لیگ کی طرف سے پورے ہوئے نہ پی ٹی آئی کی طرف سے, فی الحال ایسا کچھ نظر آ رہا ہے. تو عوامی فلاح جس کے دعوے کیے جاتے ہیں وہ تو کہیں نظر نہیں آئی. دیکھیں یہ ایسا ہی ہے, نون لیگ نے بھی بہت سارے وعدے کیے نہیں پورے کیے. ان کو مارجن صرف یہ جا رہا ہے کہ چونکہ یہ آئے ہوئے ان کو گنتی کے 4 ماہ ہوئے ہیں, اس لیے میں ان کو زیادہ مورد الزام نہیں ٹھہراؤں گا. ہاں باتیں بڑی بڑی یہ لوگ کر گئے ہیں کہ جی ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. مجھے ان کا سب سے اچھا منصوبہ جو لگا نا وہ لگا شیلٹرز ہوم کا. اگر یہ پایا تکمیل تک پہنچ جاتا ہے, بڑا منصوبہ ہے, بڑے لوگ جو ہیں اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور میرا خیال ہے کہ اس کو پایا تکمیل تک پہنچنا چاہیے. بجلی اب آپ آج سننے میں آ رہا ہے حکومت جو ہے پیٹرول جو ہے وہ سستا کرنے کی طرف جا رہی ہے. اللہ کرے کہ جتنی انہوں نے اماؤنٹ کہی ہے وہ پوری کر دیں اور بجلی کے نرخ نہ بڑھائیں. دیکھیں عوام کے لیے تو یہی ہے نا کہ آپ بجلی کے نرخ نہ بڑھائیں, پیٹرول کی قیمتیں کم کر دیں, اشیاء. اچھا بٹ صاحب یہ دیکھیں 650 ارب روپے کے سالانہ ترقیاتی بجٹ میں سے 400 ارب کا کٹ لگا دیا کیا, تو کہاں عوام کے لیے بہتری کی جا رہی ہے؟ آپ نے تو ڈائریکٹ بجٹ میں سے ہی کٹ لگا دیا. دیکھیں بہت سارے منصوبوں میں کٹ لگایا گیا. اس کی پی ٹی آئی جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ کٹ لگانا اس وقت مجبوری ہے کیونکہ خزانے میں پیسہ نہیں ہے. اب 2 جگہوں سے امداد لیا, سعودی عرب سے. لیکن بٹ صاحب یہاں کٹ لگایا گیا تو وہی چیزوں پہ کٹ لگایا گیا جس پہ ہم نے دیکھا کہ دعوے کیے گئے اور یہ کہا گیا کہ ترجیحات ہیں. سب سے پہلے آپ ایجوکیشن کی بات کر لیں, 18 ارب کے ترقیاتی بجٹ میں 13 ارب کا کٹ لگا دیا گیا, تو یہ صورتحال تو بہت زیادہ عجیب نظر آئی. دیکھیں میں وہی بات کہہ رہا ہوں کہ بالکل عجیب ہے, ہمیں بہت تکلیف ہو رہی ہے کہ ان چیزوں کے اوپر یہ کٹ لگا رہے ہیں, لیکن کیا کریں, ایشو یہ آ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. اب پیسے نہیں ہیں تو کس طریقے سے کریں گے؟ بٹ صاحب اس پہ کمپرومائز کیا جا سکتا ہے. ہائر ایجوکیشن کے تمام منصوبے ٹھپ ہو گئے, آپ کے جب تک نوجوان نسل پڑھے گی نہیں کس طرح سے آگے چلے گی؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, لیکن میں اس کو میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہوں, لیکن میں ان کی مشکلات کا تھوڑا سا احساس کر رہا ہوں کہ واقعی خزانے میں پیسہ نہیں ہے. ہمیں ان کو کم از کم 1 سال تک دیکھنا ہوگا. اب یہ جو اگلا بجٹ جب یہ دیں گے 2019 میں جب یہ بجٹ دیں گے اس وقت صورتحال کلیئر ہو کے آئے گی کہ اگلے بجٹ کے اندر کتنا کٹ لگتا ہے. اگر اگلے بجٹ میں بھی کٹ لگتا ہے, اسی طریقے سے تعلیم کے اوپر, صحت کے اوپر کٹ لگتا ہے, تو میں آپ کو بتاؤں پھر ان کی ترجیحات ہمارے اوپر واضح ہو جائیں گی کہ یہ بھی سیریس نہیں ہے. ہم انتظار کر رہے ہیں 2019 کے بجٹ کا, اس وقت تک تکلیف برداشت کرنا پڑے گی. دیکھیں اس حکومت نے کہا ہم
50 लाख घर बनाएंगे, अभी तक घरों की कोई सिचुएशन नहीं नजर आई। जिन इजला के अंदर आपने बात की उसके अंदर फैसलाबाद के इजला को आपने माइनस कर दिया, लाहौर के अंदर था, लाहौर की अभी तक जमीन फाइनल नहीं की, आपने कहा सेहत कार्ड देंगे, अभी तक 2018 का आज आखिरी दिन है, अभी तक एक सेहत कार्ड इशू नहीं हुआ। नौकरियां कहाँ गया, नौकरियां पैदा करेंगे। एक ये बता दिया गया है कि जी ये लाइन है, इस लाइन के ऊपर चल के हम नौकरियां पैदा करेंगे, कारखाने लगेंगे, देंगे, लेकिन अभी तक वो नहीं आई। लेकिन शेल्टर होम बना दिए गए हैं। शेल्टर होम बनाए नहीं गए हैं अभी, वो सिर्फ उन्होंने टेम्परेरी बनाया। और मजेदारी वाली बात ये है कि जिन जगहों पे शेल्टर होम ये बना रहे हैं वो भी एक पूरे का पूरा केस है, और उस केस को इन्होंने दबाने के लिए क्या किया कि वो तमाम का तमाम शेल्टर होम जो है वो मुखय्यर हजरात के हवाले कर दिया है कि आप ही बनाएं, आप ही इसको चलाएं, हुकूमत सिर्फ आपको एक सपोर्ट फराहम करेगी। यानी कि ये हम स्टोरी दे चुके हैं। अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन चूंकि वो एक बड़ा केस है, जब इनकी हुकूमत जाएगी या किसी बंदे को होश आ गया तो वो अदालत से रजू कर लेगी। वो ज़मीन का मसला है, बगैर ठेके के दिए हुए वहाँ पे वो काम हो रहा है, उसके ऊपर काफ़ी अंदर खाते में ले दे हो चुकी है, लेकिन उसकी मुखालफत हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि यार एक अच्छा प्रोजेक्ट है उन लोगों के लिए जो बेघर लोग हैं, जो बाहर से आके मजदूरी कर रहे हैं, जिसने 600 रुपया मजदूरी कमानी है, उसने आधे से ज़्यादा पैसे अगर रहने के दे देने तो बेचारा वो घर क्या भेजेगा। इसलिए मैं इस हद तक उनके साथ। सही बात साहब, हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। एक और बहुत बड़ी चीज जो इस साल हमने देखा कि हर कोई डिस्कस करता रहा, वो डॉलर की कीमत थी। इस पे हम बात करेंगे। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद हम प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। कजाफी भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। भट्ट साहब, डॉलर की हर कोई बात करता रहा, मतलब मेरे ख्याल से वो आम से आम बंदा जिसने कभी इस बारे में इतना सोचा भी नहीं था, मैंने उसको भी डिस्कस करते देखा कि डॉलर की कीमत में इजाफा हो गया, क्योंकि डायरेक्टली इससे हम देखते हैं महंगाई का एक तूफान आ जाता है, और ऐसा हुआ भी। बिल्कुल ये सही बात है। आप ये देखें, गुज़िश्ता हुकूमत के दौर में भी यही सूरत हाल रही, इसके दौर में भी, इनके दौर में भी यही सूरत हाल है, और इनके दौर में डॉलर की प्राइस ऊपर ही जा रही है, नीचे नहीं आई है। और जब डेफिनेटली जब डॉलर की प्राइस ऊपर जाएगी तो बाकी जो चीज़ें हैं वो महंगी होंगी। आप मुझे बताएं, अगर डॉलर की प्राइस नीचे आ भी जाती है तो जो चीज़ें उसके महंगे होने के नतीजे में तमाम अशिया, खोरोनोश, पेट्रोल, बिजली की प्राइसेस जो आवाम के ऊपर डायरेक्टली इफेक्ट करती हैं वो ऊपर चली जाती हैं। क्या वो नीचे आती हैं? बसों के किराए नीचे आते हैं। इधर डॉलर की कीमत बढ़ी नहीं है, अभी सुना जा रहा होता है कि डॉलर की कीमत बढ़ने लगी है। बसों का किराया 100 रुपये से एकदम 200 रुपया हो जाता है। आलू की जो प्राइस है वो 20 रुपये से एकदम 40 पे चली जाती है। अगर वो डॉलर की प्राइस नीचे आ भी जाती है तो कभी भी ये चीज़ें नीचे नहीं आती, वो वहीं पे स्टेबल रहती हैं, बल्कि बढ़ती हैं। असल चीज़ ये है कि इसके ऊपर हुकूमतों ने क्या किया, किसी भी हुकूमत ने सीरियसली नहीं किया। बल्कि बड़ी मज़ेदारी वाली बात है, अगर आपको याद होगा तो हमारे एक पॉलिटिशियन ने स्टेटमेंट दे दी थी कि जी नून लीग वालों ने डॉलर खरीद कर रख लिया है, इससे इनकी प्राइस जो है वो ऊपर चली गई। यार खुदा के लिए इस तरह के अहमकाना किस्म के बयानात ना दें, वो काम करें या वो स्टेटमेंट्स दें कि जो लोगों को हजम हो जाए। लोगों का मैदा जो है ना वो बड़ा कमज़ोर हो गया हुआ है, अब इस तरह की चीज़ें हजम नहीं होती हैं उनको। तो डॉलर की प्राइस जो है इसको स्टेबल करने के लिए आपको अपनी मैशत को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। हमारी मैशत ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, हमारी दरामदात बरामदात ना होने के बराबर है। ना उन्होंने कुछ किया, ना ये हमें अभी कुछ करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब देखना ये कि आगे चल के क्या बनता है। अच्छा भट्ट साहब, आज साल का आखिरी दिन है और आज भी डॉलर की कीमत खरीद 138.9 है और कीमत फरोख जो है वो 139.4 है। तो सूरत हाल आज के दिन भी देखने ये तो वो बता रहे हैं ना, जब आप खरीदो फरोख्त के लिए जाते हैं तो वहाँ पे प्राइस इससे ज़्यादा हो जाती है। अब इस पे मैं क्या कमेंट करूं कि यानी कि कोई पॉलिसी हमें नज़र नहीं आ रही है। ना नून लीग की कोई पॉलिसी थी इस हवाले से, ना पॉलिसी जो थी वो इस हुकूमत की है। अभी सुनने में ये आ रहा है जी कि चाइना की करेंसी को हम यहाँ पे जो है वो बूस्ट करने लगे हैं। तो भाई अगर इन्हीं करेंसी। अच्छा भट्ट साहब, मैंने जो चीज़ इंटरेस्टिंग देखी डॉलर की कीमत में जैसे जैसे इजाफा हुआ, इवन मैं कपड़ों की शॉपिंग के लिए गई, वहाँ पर भी ये चीज़ सुनने में आ रही है। जो आप शर्ट ले रहे हैं 5-6 हज़ार रुपए की, वो आपको 7-8 हज़ार की मिल रही है। वजह पूछे,
डॉलर की कीमत में इजाफा हो गया। तो ये तो ऐसे होगा बाजी, डॉलर की कीमत जैसे बढ़ती रहेगी कपड़े की कीमत में भी इजाफा हो जाएगा। मतलब आपको कोई ऐसी जगह नहीं जहां पर इसके असरात नजर ना आए हों। आप मार्केट में ग्रोसरी के लिए चले जाएं, वहां पर ये चीज आपको सामने आ रही है, पेट्रोल की कीमत में इजाफा। और सबसे बड़ी चीज जो ये शादियों का सीजन है, सोने की कीमत कहां पर पहुंच गई, तारीख की बुलंद तरीन सतह पर हमने देखा 67 के राउंड अबाउट है इसकी प्राइस, यानी कि कभी सुना भी नहीं था कि इतनी प्राइस 67,000 जो है पर तोला होगी। यानी कि चले वो तो सोना है ना, आप ये देखें ना, दालें, गोश्त, यानी कि जो रूटीन में हम ये सब चीजें जो हैं आवाम की पहुंच है दूर हुई। बट सब कुछ हमने मंसूबों की बात की, एक बड़ा मंसूबा आज भी जब हम गुजरे तो हम देखते हैं और ख्वाहिश करते हैं कि कभी हमें यहाँ पर ये मंसूबा मुकम्मल होता। लोगों ने बहुत सफ़र किया बट साहब, हमने देखा कारोबार मुतासिर हुए, जिन लोगों के घर गे वो एहतजाज करते रहे। ऑरेंज ट्रेन वो भी जैसे दावे किए गए, वादे किए गए, और फिर PTI की तरफ से ये भी कहा गया कि गुज़श्ता हुकूमत के जो अच्छे मंसूबे हैं, जो अवामी फलाह के मंसूबे हैं, ये अवामी फलाह का मंसूबा नहीं था क्या? PTI के लिए नहीं है। PTI कहती है एक सफ़ेद हाथी है। मैं आपको बताऊं PTI का कुछ भी नहीं जा रहा है तो आवाम का जा रहा है। आप अभी भी उन एरियाज़ में चले जाएं, सड़कें टूटी हुई हैं, रोड्स अभी भी एक साइड से ब्लॉक हैं, लोग अभी भी सफ़र कर रहे हैं वहाँ पे मट्टी इतना है, ऊपर से ट्रैफिक का रश, ट्रैफिक जब वहाँ पे फंसती है, कौन तकलीफ में है? अवाम तकलीफ में। मैंने पहले दिन कहा था कि इनकी PTI की तरजीह नहीं है ये मंसूबा। वो चाहेंगे कि इसको किसी ना किसी तरीके से जो है वो जितना नीचे ला सकते हैं वो लाएं, और वो ला रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। वो कहते हैं ना स्लो पॉइजनिंग वाली सूरत हाल, वो अपनाई हुई है। और आप ये देखें आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर से हाथ उठाया जा रहा है, पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, जो कंपनीज थी वो भाग रही हैं, मजदूरों को पैसे नहीं दिए गए हैं। जो अगर यही सूरत हाल रही तो जब इस पे काम शुरू किया जाएगा तो कीमत में डबल से ट्रिपल इजाफा हो गया है, वो हो चुका है। आपने बजट के अंदर उनके लिए पैसे ही नहीं रखे हैं उस प्रोजेक्ट के लिए। आप आहिस्ता आहिस्ता उन जगहों पे जहां पे काम जो है वो 50% हो चुका है, आप उस 50% काम को, बाकी 50% काम को कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। इवन के 70% हुए हुए काम, बाकी जो 30% काम है आप उसको भी कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। टोटल काम इस वक्त रुका हुआ है कि जी पैसे नहीं है। भाई पैसे तो चाइना ने आपको दिए हैं, बिल्कुल पैसे आप अपनी जेब में से थोड़ी दे रहे हैं, पैसे तो चाइना ने दिए हैं। अब इन्होंने उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए एक सजेशन ये दी थी कि जो मुख्तलिफ स्टेशन है अभी ये बने नहीं है, इसके लिए मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ बात कर ली जाए, उनको कहा जाए कि जी ये जो स्टेशन है ये आप खुद ही बनाएं। यहाँ ये आपके जो एक तरीकाकार होता है बाहर भी कि वो मल्टीनेशनल का, उसके ऊपर इनकी बातचीत चल रही है। अब बातचीत वो किस हद तक चली है ये भी नहीं पता, लेकिन सजेशन दे दी गई है कि इस तरीके से इसको कंप्लीट किया जाए। लेकिन वो कितना कंप्लीट होगा, मेरे सामने मेट्रो बस की मिसाल है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा उसमें सफर करते हुए, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने तारीफ भी की इसकी, क्योंकि वो लोग जो कि शादरा से अपनी यूनिवर्सिटियों को जाते थे, उन्हें 2-3 बसें जो हैं वो चेंज करके जाना पड़ता था। बहुत ज़्यादा आसानी हुई उन लोगों के लिए, और सिर्फ 20 रुपये में। लेकिन जैसे हमने ये देखा, ये हुकूमत आई, इसमें भी कीमतों में, मेट्रो बस की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया। मैं खुद मेट्रो में सफ़र करता रहा। मैं जब तक मियाँ साहब की हुकूमत रही, मैं मेट्रो पे इतना ज़्यादा मैंने सफ़र नहीं किया। जब हमारा ऑफिस यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो मैं 2 बसें बदल के यहाँ पे, आप बिलीव करें 10 मिनट की वॉक करके मैंने मेट्रो के अंदर बैठना है, 15 मिनट के अंदर मैंने उतर जाना है। इतने ज़्यादा लोग और इतना कंफर्टेबल कि यानी कि पहले मैं भी समझता था कि शायद ये एक सफ़ेद हाथी है, हम इसके अंदर सब्सिडी दे रहे हैं लोगों को, तो ये एक फजूल सी चीज़ है। लेकिन जब मैंने खुद ज़ाती तौर पे सफ़र किया, मैं कायल हो गया कि शहबाज शरीफ ने जो ये काम किया ये वाकई बड़ा ज़बरदस्त काम था। इन्होंने अब ये किया, वहाँ उसमें तो इजाफा हुआ है। जो उसकी सबवे बस थी कि आपने एक कार्ड परचेज किया, उस कार्ड के ऊपर जो है आपने मेट्रो बस के ऊपर भी सफ़र करना है, और वही कार्ड आपका स्पीडो के ऊपर चलेगा। आज स्पीडो की जो है इन्होंने उसकी प्राइस में इजाफा कर दिया है। उस तरह से लोग, जी बिल्कुल 30 रुपए आपने जो है वो आपने टिकट कर दिया स्टॉप टू स्टॉप। कार्ड के अलावा अगर आपने बैठना है आप 30 रुपए दें। मैंने कोट लखपत से बैठा हूं तो मैंने अगले पुल पे जाके उतरना 30 रुपए में। हालांकि उस कार्ड के ऊपर सिर्फ 20 रुपए में आप पूरे शहर में घूम सकते हैं। 20 रुपए आपके मेट्रो पे कटे, आपने स्पीडो का इस्तेमाल किया, वहां पे आपने कार्ड जो है वो चार्ज किया, तो आपने 5 रुपए कटेंगे। मैं बार बार इसी चीज से कहती हूँ कि पहले भी लोगों ने बहुत ज्यादा सफर किया। जब ऑरेंज लाइन का काम शुरू हुआ बहुत सारे लोग जो थे वो परेशानी में नजर आए। अब अगर ये काम जो है
तकमील के ऑलमोस्ट आखिरी मराहिल में है, तो फिर लोगों को इसका फ़ायदा पहुंचाना चाहिए, इस पे काम होना चाहिए, क्योंकि ये मंसूबा वाकई अगर बनाया गया था तो अवाम की फलाह के लिए बनाया गया था। आप इसे सफ़ेद हाथी कहें, आप इसे अच्छा मंसूबा ना कहें, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को इससे फ़ायदा तो होगा ना। बिल्कुल फ़ायदा होगा, और मेरा ख्याल है कि अगर इनको ये तकलीफ हो रही है कि ये शहबाज शरीफ ने किया, जो ये खुद कहते होते थे कि जी फलां जगह पे अगर तख्ती लगी हुई है हमारे पहले वाली, तो उखाड़ के हमारे अपने नाम की लगा ले। तो मैं भी इनको यही कहूंगा कि भाई अगर शहबाज शरीफ की तकलीफ हो रही है कि शहबाज शरीफ ने शुरू किया है, तो भाई आप शहबाज शरीफ की जगह प्राइम मिनिस्टर का नाम लिख के लेकिन हम ये कह सकते हैं कि 2018 में भी ये मंसूबा पाया तकमील तक नहीं पहुंच सका। एक और मंसूबा है, वॉक एंड शॉप एरिना का मंसूबा बनाया गया 2018 में, हमें ये भी मंसूबा, अब आज हम ये कह सकते हैं ये भी मंसूबा मुकम्मल नहीं हो सका। बिल्कुल नहीं हो सका, और मेरा ख्याल है कि मुझे नहीं लगता कि 2019 के अंदर भी जो है ये मंसूबे जो हैं मुकम्मल हो सकें। देखिए बजट आएगा, बजट में हम डिसाइड होगा कि इन्होंने इनको करना है या नहीं करना, लेकिन बाज़ाहिर आज के दिन तक 2018 के आखिरी दिन तक मुझे ये मंसूबा 2019 में भी जाता और कंप्लीट होता हुआ नजर नहीं आ रहा। सही सही। और बहुत सारे हमने देखा स्पेशलाइज्ड हेल्थ के मंसूबे ऐसे थे जो सामने लाए गए, उन पे काम किया जाना था, अवाम की बराह रास्त अवाम की सेहत से इनका ताल्लुक था, उस पर भी हमें उस तरह से काम होता हुआ नहीं देखिए हॉस्पिटल्स में अभी भी वैसी ही सूरत हाल है। मैं डॉक्टर यास्मीन राशिद ठीक है काम कर रही होंगी, लेकिन देखें आप हॉस्पिटल्स को जो है वो प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं, ये भी खबरें चल रही हैं। हॉस्पिटल्स के अंदर अभी भी वैसे ही डॉक्टर्स की सूरत हाल है कि डॉक्टर्स अपनी मनमानियाँ कर रहे हैं, स्टाफ पूरा नहीं है, नर्सेस पूरी नहीं है, बेड की कमी है, और आप उसकी जगह क्या मंसूबे लेके आ रहे हैं। हॉस्पिटल के लोगों ने सड़क क्रॉस करनी होती है, उस हॉस्पिटल्स के सामने ब्रिज बना देते हैं। यार ब्रिज बनाना जरूरी है। हॉस्पिटल में लिफ्ट्स खराब पड़ी हैं, लिफ्ट्स खराब पड़ी हैं, इतने मरीजों को मुश्किलात का सामना यानी कि अगर आप वार्ड्स के अंदर चले जाएं, अभी भी वार्ड्स के अंदर चले जाएं, सेंसिटिव वार्ड्स के अंदर आपको वहां पे चूहे भागते हुए नजर आएंगे। तो आप मुझे बताएं ये ज्यादा जरूरी काम है या ये ज्यादा जरूरी काम है। 2018 जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है मैं आपको बताऊं फ्लॉप रहा है। लोगों के मसाइल नहीं हल हुए हैं, लोगों को उम्मीदें लोगों के मसाइल के साथ साथ अगर हम बात कर लें हुकूमत की सूरत हाल की, सियासी सूरत हाल क्या रही, तो नून लीग जो है उसके मसाइल बहुत ज़्यादा रहे। हालांकि हमने देखा नून लीग साल 2018 में हुकूमत में भी रही, फिर निगरान सेटअप आया, फिर उसके बाद PTI की हुकूमत आई, लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल में जितना मेरे ख्याल से नून लीग ने सफ़र किया है, बहुत सारी मुश्किलात, एक के बाद एक मुश्किल, एक के बाद हमने स्टार्ट में भी डिस्कस किया, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किलात रहीं। हमने कभी देखा कि शहबाज शरीफ साहब सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि जी हम मुश्किलात से डरने वाले नहीं, पहले भी कैदो बंद की सोहबतें काट चुके हैं, लेकिन उस दौरान जो हमने बेगम कुलसूम नवाज का भी वक्त देखा, मेरे ख्याल से उसकी वजह से ज़्यादा परेशानी में नून लीग की इजाफा हुआ। देखें वो तो अभी भी है, मरियम जो है वो अभी भी सदमे से नहीं निकल पाई हैं कि जो उनकी वालदा की वफात हुई। देखिए मरना हर एक ने है, अल्लाह पाक के पास हर एक ने जाना, ये मौत बरहक लेकिन वक्त कुछ ऐसा था, इलेक्शन की मसरूफियात थी, अपनी मदर को वो ज्यादा टाइम भी ना दे पाई, फिर जो केसेस उनके ऊपर चल रहे थे। देखिए अब कुछ ना कुछ तो है ना, केसेस के अंदर कुछ है तो ये कुछ हो रहा है ना। ठीक है वन वे ट्रैफिक चल रही है वो एक अलग बात है, लेकिन सफर वाकई मुस्लिम लीग नून ने अभी तक आज के दिन तक इस वक्त तक जो है वो कर रही है, और आगे का पता नहीं आगे उनके साथ क्या होना है क्या नहीं होना। लेकिन इससे बड़ी और बात क्या होगी कि दोनों बेटे माँ के जो जनाजे को है वो कंधा नहीं दे सके, वो पाकिस्तान नहीं आ सके, सिर्फ मियाँ साहब और मरियम साहिबा जो हैं वो आई, और उसके बाद फिर उनके साथ जो कुछ हुआ हो रहा है वो डेफिनेटली एक बड़ा सदमा है। हाँ कामयाबी का साल रहा है तो वो PTI के लिए रहा है। लेकिन भट्ट साहब जिस तरह हमने देखा नून लीग का सूरत हाल के जैसे यहाँ पे पहुंचे, फिर एयरपोर्ट से ही उन्हें नैब की जानिब से हिरासत, मेरे ख्याल से ये बहुत मुश्किल वक्त था, बहुत ज्यादा मुश्किल वक्त। मैंने तो कहा बहुत मुश्किल वक्त है, अभी भी अभी केसेस खत्म नहीं हुए हैं। मियाँ साहब को सजा हो गई है, वो जेल में है, अभी और केसेस जो हैं उनके खिलाफ आ रहे हैं, शिकंजा तंग किया जा रहा है। तो मेरा ख्याल है बहैसियत पार्टी जो है ज़ात को तो नुकसान पहुंचा ही पहुंचा है, बहैसियत पार्टी उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। मेन लीडर जो है वो जेल में है, ख्वाजा साद रफीक जैसा लीडर जो है उनका जेल में है, जो असेंबली के अंदर सबसे ज़्यादा जो एग्रेसिव
पॉलिटिक्स करता है। मियाँ साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं, लेकिन वो वैसे पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, यानी कि वो भी जेल में है, यानी कि तमाम क़यादत जो है, जो एग्रेसिव सियासत करने वाली, वो इस वक्त जेल के अंदर है। जो बाहर है, ऐवान के अंदर मौजूद है, वो वैसे सियासत करती हुए में नजर नहीं आ रही है कि जो एक अपोजिशन अमूमन करती है। अमूमन जिस तरह पीपल्स पार्टी की एग्रेसिव सियासत होती है, अब पीपल्स पार्टी को भी आप जो है वो कॉर्नर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप देखें 2019 के अंदर नई साफ बंदियां होनी हैं, जो पुराने हरीफ थे वो हलीफ बनेंगे, फिर पीटीआई के लिए एक नया चैलेंज जो है वो सामने आएगा। ये सारी चीज़ें हैं, अब 2019 के अंदर देखें क्या बनता है। लेकिन ये हकीकत है 2018 नून लीग के लिए बहुत भारी रहा है। नून लीग के लिए भारी रहा है। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे नाज़रीन, ब्रेक की तरफ जाना है मुझे, ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। अभी हमें ज्वाइन किया है हमारे साथ स्टूडियोज में हमारे मेहमान मौजूद हैं जी, सिंगर हैं हमारे साथ शान अब्बास और उनके साथ गिटारिस्ट मौजूद हैं असद अली। इनसे गाने भी सुनेंगे, बहुत मजे मजे के, जो गाने आपको पसंद है उम्मीद करेंगे। शान लास्ट टाइम भी हमारे साथ शो में थे और मुझे याद है कि जी एक समासा बन गया था। तो जब हम बात कर रहे हैं सिंगिंग की, तो मैं ये भी जरूर जिक्र करना चाहूंगी कि साल 2018 जो है लॉलीवुड फिल्मों का जो है वो हमने देखा कि साल भी रहा। शायकीन ने सिनेमा घरों का बहुत बड़ी तादाद में रुक किया। बट साहब बहुत अच्छी अच्छी फिल्में हमने देखा आई, तीफा इन ट्रबल, और फिर इसके साथ साथ दीगर बहुत सी फिल्में, जवानी फिर नहीं आनी, मेरे ख्याल से बहुत अच्छी चीज़ है। एक वो जो चीज़ पीछे रह गई थी, हमारे सिनेमा घर उस तरह से बिल्कुल वैरान होकर रह गए थे, एक नई जान डाली इस साल ने। एग्जैक्टली, बिल्कुल आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि बड़ा ज़बरदस्त ये साल रहा और हमने ये साबित किया कि हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है वो पीछे नहीं है। लिखने वाले हों, अदाकार हों, हदायतकार हों, ये तमाम के तमाम और नया टैलेंट भी बहुत सामने है, बिल्कुल, और है। उसको लोगों ने बहुत सराहा। देखिए तीफा एंड ट्रबल के जितना उसकी पब्लिसिटी की गई, वो मेरा ख्याल है कि वो उससे कहीं ज्यादा डिजर्व करती थी मूवी, और बड़ा अच्छा उसका स्क्रिप्ट लिखा गया। उसके अंदर आपको एक्शन भी मिला, कॉमेडी भी मिली, यानी कि रोमांस भी मिला, हर चीज आपको उसके अंदर मिली। तो मेरा ख्याल है कि 2018 जो है वो फिल्म इंडस्ट्री के लिए बैकअप है, कि बैक पे जो चली गई थी फिल्म इंडस्ट्री वो एकदम आगे आ गई है। और माया ने बहुत अच्छा भी काम किया। फिर जवानी फिर नहीं आनी 2 बहुत अच्छे फिल्म रही। आपने देखे ना, आपने टीवी की कॉस्ट उठा के जो है वो उसको फिल्म के अंदर आप लेके आए और उन्होंने वहां पे काम किया। तो आप ये देखें, मेरा ख्याल है कि 2019 में हम ये तवक्को अब रखेंगे कि ये फिल्म इंडस्ट्री आगे जाएगी, और हुकूमत भी प्रमोट कर रही है, बहुत ज्यादा तवज्जो दे रही है इनके ऊपर कि हम एक अच्छी चीज जो है जिसको हम एंटरटेनमेंट को, जिसको हम पीछे छोड़ चुके थे, हम उसको आगे लेके आए। लोगों के लिए यही चीजें है ना कि आपके सिनेमा घर जो है वो दोबारा आबाद हो जाए, हम इंडियन फिल्म्स की बजाय अपनी मूवीज देखें। देखिए इंडिया के अंदर कितनी पाकिस्तानी मूवीज लगती हैं, नहीं लगने देते बिल्कुल ऐसे हम यहाँ पे भाग भाग के जो है। लेकिन बट साहब यहाँ पर अच्छी चीज ये हुई, हमने देखा कि जितने भी हमारे त्यौहार आए, ईद पे स्पेशली कहा गया कि पाकिस्तानी फिल्में जो हैं वो सिनेमा घरों में लगेंगी, और फिर हमने लोगों का रश भी देखा। बिल्कुल बहुत ज्यादा रश रहा, और मैं ये कहना नहीं चाह रहा था, मैंने भी ट्राई की कि मैं जाके इस रश के अंदर, हालांकि कोई मुश्किल कोई नहीं थी कि चले टिकट लेके देख ले, लेकिन वो रश इतना था, ऊपर से हमारा काम इतना होता है कि हमें टाइम नहीं मिलता, मैं मूवी नहीं देख सका, लेकिन वो लैपटॉप पे लगा के देख ली और बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। और मैं कहता हूँ कि गुड लक, फिल्म इंडस्ट्री बैक दोबारा आगे आई है और इसको आगे जाना चाहिए। और इसके साथ साथ एनिमेटेड मूवीज जो हैं वो भी हमने देखी। तीन बहादुर उसका सीक्वल आया और मेरे ख्याल से डोंकी किंग मैं खुद जाके देखी, और यकीन माने कि इस तरह से एंजॉय किया हम लोगों ने। ऑफिस की तरफ से हम सब लोग इकट्ठे गए थे मूवी देखने, मुझे याद है। तो मेरे ख्याल से एनिमेटेड मूवी बच्चों का बहुत ज्यादा इसमें हमने इंटरेस्ट देखा। एग्जैक्टली, देखें बच्चे देखते हैं, हॉलीवुड की मूवीज देखते हैं, लेकिन हमने उनको जब ये तीन बहादुर और डोंकी राजा जो दी, आप ये देखें बिल्कुल एक डिफरेंट चीज, और मजा आया देखने का। जो उसके अंदर गाने हैं और जो मैसेज आप कन्वे करना चाहते हैं, देखिए बच्चे ही हमारा मुस्तकबिल है। हाँ, हमारे बच्चे ज़हीन हैं, वो चीज़ों को समझते हैं, यानी कि उनको मज़ा आया। मेरे अपने बच्चे हैं, वो यानी कि उन्होंने अभी तक देखी नहीं डोंकी राजा, लेकिन वो आईपैड पे लगा के उसके गाने सुनते हैं, एंजॉय करते हैं हम सारे, और बड़ा ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। शान, आपसे मैं जानना चाहूँगी, पाकिस्तानी फिल्में आपने देखी, कैसी लगी? अब माशाल्लाह काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ चुकी है हमें। कुछ देर पहले हम थोड़ा पीछे चलते हैं
تو وہاں پر ہماری میوزک کی جو فیلڈ ہے، ہماری انڈسٹری ہے، وہ بھی کافی پیچھے چلی گئی تھی. لیکن اب جو ہم دیکھ رہے ہیں، اب سٹوریز بھی بہت اچھی بن رہی ہیں اور میوزک بھی اس سے بھی اچھا بن رہا ہے. تو اب بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے ان کی چلے ویڈیوز میوزک کا آپ دیکھنے نے ذکر کیا، میں چاہوں گی آپ کچھ اچھا سا آج ہمیں سنائیں. جی سر، ای فلیٹ مجھے دیجیے. عبادت کر، عبادت کرن دے نل گل بن دیے، کسے دی اج بن دیے کسے دی کل بن دی. جے تو اکھیاں دے سامنے نہیں رہنا، جے تو اکھیاں دے سامنے نہیں رہنا تے بیبا ساڈا دل موڑ دے. جے تو اکھیاں دے سامنے نہیں رہنا تے بیبا ساڈا دل موڑ دے. ساڈا دل موڑ دے، ساڈا دل موڑ دے، ساڈا دل موڑ دے. تو اکھیاں دے سامنے نہیں رہنا تے بیبا ساڈا دل موڑ دے. جے تو اکھیاں دے سامنے نہیں رہنا تے بیبا ساڈا دل موڑ دے. تینوں چاہیدے نے دل والے پیت کھولنے، تینوں چاہیدے نے دل والے پیت کھولنے. اساں تیرے نال کئی دکھ سکھ پھولنے، اساں تیرے نال کئی دکھ سکھ پھولنے. اساں نت دا وچوڑا نہیں سہنا، ہے اساں نت دا وچوڑا نہیں سہنا. وے بیبا ساڈا دل موڑ دے. جے تو اکھیاں دے سامنے نہیں رہنا تے بیبا ساڈا دل موڑ دے. جے تو اکھیاں دے، جے تو اکھیاں دے، جے تو اکھیاں دے، اکھیاں دے، اکھیاں دے. جے تو اکھیاں دے سامنے نہیں رہنا وے بیبا ساڈا دل موڑ دے. ساڈا دل موڑ دے، ساڈا دل موڑ دے، ساڈا دل موڑ دے. تو اکھیاں دے سامنے نہیں رہنا اے بیبا ساڈا دل موڑ دے. جے تو اکھیاں دے سامنے نہیں رہنا تے بیبا ساڈا دل موڑ دے. بہت خوب، بہت خوب. بٹ صاحب آپ نے دیکھا شان ہمیشہ سے ہی جب جب گاتے ہیں سما باندھ دیتے ہیں. میرے خیال سے آج فرسٹ ٹائم آپ نے بھی ایسے لائیو پرفارمنس ہمارے شو میں سنی، کیسی لگی آپ کو؟ بہت زبردست، بہت زبردست. نصرت فتح علی خان کا گانا اور پھر شان، اچھا بہت اچھا یار، ویری گڈ، زبردست. اچھا بٹ صاحب، ہم موویز کے لحاظ سے بھی ڈسکس کر رہے تھے اور جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ نیا ٹیلنٹ سامنے آیا تو بہت سارے ہمارے جتنے بھی سینئر آرٹسٹ ہیں وہ اس چیز کو سراہتے نظر آئے اور انہوں نے لوگوں کو خوش آئند کہا. جو نئے لوگ آ رہے ہیں انہیں ویلکم کہا. میرے خیال سے یہ بھی بہت زیادہ اچھی چیز ہے کہ آپ نئے آنے والے لوگوں کو ویلکم کہیں، انہیں سکھائیں، اپنا ایکسپیرینس بتائیں اور بتائیں کہ ہماری انڈسٹری میں کس طرح سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، گروم کر سکتے ہیں. یہ بہت اچھی چیز رہی. دیکھیں یہی چیز ہوتی ہے سینئر کی کہ سینئر جونیئر کو بتائے گا، وہ اسی سے پھر گرو کرتا ہے. اپنی جو غلطیاں، جو خامیاں رہ جاتی ہیں وہ اسی کو جو ہے وہ ختم کر کے آگے بڑھتا ہے اور پھر اسی سے جو ہے ایک بڑا اداکار بنتا ہے. لیکن اگر آپ سینئر سے سیکھنا نہیں چاہیں گے تو پھر آپ کی غلطیاں رہ جاتی ہیں. پھر وہی کچھ ہوتا ہے جو ہماری فلم انڈسٹری کے ساتھ ہوا. اور یہی ایک اچھی چیز ہے کہ سینئرز جونیئرز کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں اور جونیئرز جو ہیں وہ سینئر سے سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی لیے ہماری فلم انڈسٹری جو ہے وہ اب بوسٹ کی طرف جا رہی ہے اور ہمیں چاہیے، بلکہ حکومت کو بھی چاہیے کہ جو ان جیسے آرٹسٹ ہیں ان کو جو ہے وہ آگے لے کے آئے. ان کو جتنا زیادہ پروموٹ کیا جا سکتا ہے ان لوگوں کو کیا جائے، اسپیشلی نئے آرٹسٹوں کو، کیونکہ یہی نیا بلڈ ہے جنہوں نے آگے چلنا ہے. سینئرز نے تو اپنا کام کر لیا، میرا خیال ہے سینئرز اپنا کام کر چکے ہیں. اب آپ جونیئرز کی باری ہے، آپ لوگوں کی باری ہے کہ لوگ آگے آئیں. اور اسی وجہ سے جو ہے اب ہم بالکل، میرا خیال ہے کہ فلم انڈسٹری جو ہے وہ اب بالکل ٹھیک ٹریک پہ جا رہی ہے اور اس ٹریک کو جو ہے وہ مینٹین رکھنا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ شائقین کی ذمہ داری ہے کہ جو سینما ہال میں، سینما گھروں کے اندر جو ہے وہ واپس لوٹنے. آپ کو بڑی مزیدار بات بتائیں کہ میں بہت پرانا فلم بین ہوں، سانگز بھی سنتا ہوں، گاڑی میں جاتا ہوں تو وہی ٹائم ہوتا ہے. میں یعنی کہ
6 रुपए से सिनेमा घर का टिकट होता था, 13 रुपीस तक वो गया। अब तो माशाल्लाह जो है वो 500,000 की टिकट है। यानी कि मैं जब 6 रुपए की टिकट होती थी उस वक्त मैं सिनेमा घर के अंदर जाके मूवीज देखता था। और एक दफ़ा तो अम्मा अब्बा घर नहीं थे तो ईद पे हम प्रोग्राम बनाया कि हमने आज 3 फिल्में देखनी है। अच्छा। 3 से 6 का शो, 6 से 9 का शो और 9 से 12 का शो। और मैंने वो जाके मैंने और मेरे भाई ने और मेरे कजन ने देखा। बाद में बड़ी कुट भी पड़ी खैर, लेकिन यही चीजें बचपन की होती हैं जो हमेशा से याद रहती हैं। मैं सिनेमा घर में जाता रहा हूँ, लेकिन जब बड़ी अजीबोगरीब फिल्में आना शुरू हुई, आप बिलीव करें कि फिर सिनेमा घर बिल्कुल वो एक गैप आ गया था, लेकिन मेरे ख्याल से अब वो गैप काफी हद तक फिल हो चुका है। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो सिनेमा घरों का रुख कर रहे हैं। बट साहब, एहतसाब अदालत के हवाले से भी मैं कुछ डिस्कस करना चाहूंगी। साल 2018 में एहतसाब अदालतों में 170 केसों के फैसले किए गए। आशियाना स्कैंडल केस में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, फवाद हसन फवाद, आहत चीमा, ये वो लोग हैं जिससे हमने पहले भी जिक्र किया कि नून लीग के बहुत अहम लोग थे। ये क्या कहेंगे आप? देखें, ये तो अब ऐसे लग रहा है कि एकदम मीठा खाते खाते जो है ना वो मुंह के अंदर जो है वो कड़वा आ गया। यानी कि अच्छी अच्छी बातें करते करते हम एहतसाब अदालत के ऊपर आ गए हैं। देखें, ये वही बात आ गई कि कोर्ट के निज़ाम में, अदालत के निज़ाम में अभी बहुत बेहतरी की ज़रूरत है। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं, लेकिन आप इन केसेस को प्रायोरिटी पे हल कर रहे हैं। जो आम लोगों के केसेस अदालत के अंदर ज़ेरे इल्तवा है, जो सालों साल पड़े रहते हैं, फिर उनको हल किया जाता है। पुलिस के नाकिस तफ्तीशी निज़ाम के बायस अदालतों को प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। एहतसाब अदालत के साथ साथ हमें उस तरफ भी जाना चाहिए। वो 2018 वो मैंने आपको वो हमने पहले भी डिस्कस किया कि सारे का सारा जोर जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक जमात पे रहा है। सारे केसेस खुले एहतसाब के, वो खुले शरीफ फैमिली के, और कोई आया ही नहीं इसके अंदर। भाई और भी बहुत सारे केसेस हैं, उनकी तरफ कार्रवाई जो है अब अदालत जो है वो भी ठीक ट्रैक पे जारी के जल्द अज जल्द करने की कोशिश कर रही है। एहतसाब अदालत ने फैसले किए, इतने ज़्यादा फैसले किए हैं, कम वक्त के अंदर उन्होंने ज़्यादा फैसले किए हैं। मेरा ख्याल है इसको मजीद बेहतर किया जा सकता है। साफ पानी कंपनी के हवाले से भी हमने देखा, हाफिज मियां नौमान भी एहतसाब अदालत में बारहा पेश हुए। फिर लाहौर पार्किंग कंपनी, ये बड़े स्कैंडल्स हैं, बड़े स्कैंडल जिनका हमने देखा कि बराह रास्त नुकसान आम आवाम को हुआ। मेरे ख्याल से बट साहब इनको बहुत जल्दी हो जाना चाहिए था हल। मेरा ख्याल है कि उसी दौर में हो जाने चाहिए थे। अगर आप एहतसाब की बात करते हैं तो फिर एहतसाब सबका एहतसाब, ये नहीं कि आप सिर्फ एक का एहतसाब करें। मेरा ख्याल है सबका एहतसाब। साफ पानी के अंदर जिस तरह की चीज़ें सामने हैं, आप यकीन करें कि बंदे के होश उड़ जाते हैं कि एक बंदे की सैलरी इतनी, यानी कि 20,000 रुपये वाले लेने वाले को आप जो है वो 5-5, 6-6 लाख रुपया सैलरी दे रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? तो देखें, फिर भुगतना भी तो पड़ रहा है ना कि जो कुछ किया। पार्किंग कंपनी का आप देख लें, यानी हम ये कह सकते हैं कि इस तरह तो होता है, इस तरह के कामों में अगर ये किया तो ये तो सब होना ही था। बट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका साल 2018 का आखिरी दिन आज मॉर्निंग शो में हमने भी यादगार बना दिया है। शान हमारे साथ रहेंगे, आपकी मौजूदगी यहाँ पे थी, और बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस की साल 2018 के हवाले से। लेकिन नाज़रीन, साल 2019 कैसा रहेगा, क्या क्या नई चीजें आप करना चाह रहे हैं, और क्या क्या नई चीजें जो हैं, आपके एक्सपीरियंसेस जो हैं वो भी हम शेयर करेंगे आपकी टेलीफोन कॉल्स के जरिए। लेकिन अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिए।